हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम सागर कुमार दास है और मेरे चैनल पर आपने, मुझे लगता है कि आपने और भी वीडियो देखी होंगी। 3-4 वीडियो मैंने डाल रखी है। ये मेरा चौथा या 5वां वीडियो है। तो आज का वीडियो भी आपके लिए कुछ जानकारी वाला होने वाला है, यानी कह सकते हैं आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बने रहिए मेरे साथ और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहली बात मैं करना चाहूंगा कि अभी यानी कि इस फरवरी के महीने में जैसा कि सभी स्कूलों में या सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम स्टार्ट हो गए और सभी स्टेट में तकरीबन एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और कई स्टेट्स में तकरीबन एग्जाम जो है वो आधे भी हो चुके हैं। तो सीबीएसई बोर्ड के भी एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, ये जैसा कि आप लोगों को पता है। तो ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जो 10th और 12th में जो बोर्ड एग्जाम देते हैं। आपने सही सुन रहे हैं, जो 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम देते हैं, जिनका सेंटर पड़ता है, उन बच्चों के लिए विशेषकर मैं आपको एक टिप्स या कह सकते हैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप ऐसा करें तो शायद आपके लिए और बेटर हो सकता है। तो चलिए आप वो टिप्स या कुछ जानकारी को अपने ध्यान में रखिए जो मैं बताने वाला हूं और उसको ध्यान में रखिए। सबसे पहले जो 10th और 12th के बच्चे हैं, यानी कि 10वीं और 12वीं के जो भी छात्र छात्रा स्टूडेंट्स हैं, उनको सबसे पहले क्या लगता है, जैसे कि 10वीं के बच्चे, उनको क्या लगता है कि बोर्ड एग्जाम देना हो सकता है उनको थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, यानी कि उनको थोड़ा सा लगता है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं दूसरी जगह पर एग्जाम देने जाऊंगा। हेजिटेशंस भी होता है, कई बच्चों को होता है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कई बच्चों को ऐसा लगता है। तो सबसे पहले तो उस हेजिटेशन को दूर कीजिए। उसको ऐसा मानिए कि जैसे आप अपने स्कूल में एग्जाम देते हैं, ठीक उसको ही आपको दूसरे स्कूल में जाकर एग्जाम देना है। चेंजेस कुछ नहीं होता, चेंज बस ये होता है कि आप दूसरे स्कूल में जाकर एग्जाम दे रहे हैं, ना कि अपने स्कूल में। बाकी पेपर वही होता है जैसे आप अपने स्कूल में देते हुए आ रहे हो। और इससे मतलब कि कहना मेरा तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, आपको डिफरेंट कुछ नहीं देखने को मिलेगा। डिफरेंट में बस आपको ये लगेगा कि हम दूसरे सेंटर पे एग्जाम दे रहे हैं। तो 10वीं के बच्चे को खास तौर पर इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहे होते हैं। 12वीं के बच्चे तो एक बार बोर्ड दिए हो चुके होते हैं, तो उनको थोड़ा सा हेजिटेशन दूर हो जाती है। लेकिन कई 12वीं के स्टूडेंट या छात्र स्टूडेंट जो है वो हेजिटेशन में रहते हैं कि हम बोर्ड देने जाएंगे, उनको घबराहट होती है। तो सबसे पहले उस घबराहट को दूर कीजिए, अपने आप को शांत रखिए और जिस प्रकार से आप अपने स्कूल में एग्जाम देते हैं उसी प्रकार से आपको दूसरे सेंटर पे जाकर एग्जाम देना है। नॉर्मली है, इसमें तो कोई हमारे लिए चुनौती वाली बात नहीं है। हाँ, उसके बाद कुछ चीजें मैं आपको और बताने वाला हूं। सबसे पहले कि आप जो एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, मैं ये नहीं कि स्पेसिफिकली 10th और 12th की बात करूं, किसी भी स्कूल के बच्चे या कोई भी क्लास के बच्चे जो एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, उनका अटेम्प्ट का तरीका क्या रहता है, हम अपने एग्जाम यानी आंसर राइटिंग को कैसे बढ़िया कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस क्वेश्चन पेपर को जो आपको 10 से 15 मिनट पढ़ने को मिलते हैं, रीडिंग के लिए मिलता है, उसको सबसे पहले आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है 15 मिनट का जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आप उसको पढ़ने में व्यतीत कीजिए और क्वेश्चन को समझने में समय लगाइए, वो 15 मिनट है। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, जो आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं उसको आपको हमेशा याद रखिए कि आपको क्वेश्चन के आंसर जो लिखने होते हैं वो फॉर्मेट में लिखने होते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूं, देखिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर मुझे लिखना है, मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्वेश्चन 1 का मुझे आंसर लिखना है, तो आंसर को हमेशा कोशिश किया कीजिए कि हम उसको एक फ्लो दें। फ्लो का मतलब होता है आप उसके अंदर गैप मेंटेनेंस कीजिए, अपनी राइटिंग को अच्छा रखिए और गैप मेंटेनेंस करते हुए ही पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का जैसे मुझे आंसर लिखना है तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखा, और सबसे पहली बात कि हमें क्वेश्चन तो लिखना होता नहीं, बिल्कुल, कि क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में रहेगा, आप उसको लिख के टाइम बर्बाद करेंगे तो वो ऐसा किसी भी बच्चों को नहीं करना है और आप लोग जानते भी हैं। तो क्वेश्चन 1 एक लाइन, तो बच्चों मैं बता रहा था कि क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर मुझे अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि हमें क्वेश्चन को एक फ्लो देना है। और सबसे पहले जब आपको आंसर शीट मिलता है तो आंसर शीट में कई बार आपके लेफ्ट हैंड साइड में तो हाशिया खींचा होता है, जिसको हम लाइन कहते हैं, स्पेस लाइन, वो खींचा होता है, लेकिन राइट साइड में नहीं खींचा होता है। तो जो बच्चे इससे रिलेटेड सिंसियर है, यानी कि समझते हैं कि हमें पेपर को अच्छा रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, एक स्केल का बराबर लेकर इधर भी लाइन खींचते हैं और इधर तो खींचा ही होता है। तो आपको भी सेम ऐसे करना है कि क्या करना है कि दोनों तरफ आप एक स्केल यानी एक फुट्टा के बराबर आप लाइन खींच लीजिए। और सबसे पहले क्या करो कि जब आपने ये लाइन खींच ली तो उसके बाद क्या कीजिए कि आपको जो क्वेश्चन पेपर का जो खंड मिलते हैं यानी कि सेक्शंस मिलता है, कृपया करके उसको जरूर लिखें कि सेक्शन ए कर रहे हो, बी कर रहे हो और क्या कर रहे हो। सेक्शन ए कर रहे हो, बी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको कि सेक्शन ए कर रहे हो, बी कर रहे हो, सी कर रहे हो, डी कर रहे हो, ये आप लिखिए।
और एक बात आप और ध्यान से सुनिए कि सेक्शन ए अगर आप कर रहे हैं तो सेक्शन ए के क्वेश्चन सभी आप एक ही फ्लो में कीजिए, एक ही बार में कीजिए। ऐसा ना कि सेक्शन ए का आपने 2 क्वेश्चन कर दिया, फिर सेक्शन बी घुसेड़ दिया आपने, यानी कि एक सेक्शन बी डाल दिया आपने, फिर सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन कर दिए। ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है, जो आपके एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर टीचर जो होते हैं, उनको चेकिंग करने में आती है दिक्कत, और उन दिक्कतों का सजा आपको अपने मार्क्स में देखने को मिल जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप लिखे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, और जो भी सेक्शन करें उस सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन है उसको एक ही बार में सॉल्व कीजिए, लाइन टू लाइन, यानी कि नंबर वाइज आप उसको करते चलिए। और हमेशा गैप मेंटेन जरूर कीजिए। यानी कि गैप मेंटेन का मतलब है आपने क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिख दिया, अब जैसे आपका आंसर यहाँ लाइन में आ गए, तो जैसे आपका इस लाइन तक खत्म हो गया, उसके बाद क्या कीजिए, जब आप क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 से 2 लाइन छोड़ दीजिए, 1 से 2 लाइन छोड़ने बाद क्वेश्चन 2 को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आंसर लिखिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है आप अपने आंसर को जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे उतने ही आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सही होते हैं तो सही होने के। उसके बाद हमेशा आप जितने भी 6 नंबर के क्वेश्चन में या 8 नंबर के क्वेश्चन में जो भी आंसर लिखते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, वो पैराग्राफ के थ्रू उसको लिखकर आ जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। पैराग्राफ पढ़ने में टीचर को समय बहुत लग सकता है और वो पूरा सेट पढ़ भी नहीं पाता है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अगर आप पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट 1 2 करके ऐसे लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो टीचर क्या करेगा, वो पॉइंट को देखते हुए नंबर देगा। यानी कि पॉइंट में तो आपको दिख ही जाएगा, और उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, ब्लैक पेन, ब्लू पेन से जो भी यूज करते हो आप, ब्लैक ब्लू यूज करेंगे तो उसको आप हाईलाइट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। यानी कि आपको बड़ा ध्यान रखना है कि मैं जोन सा सेक्शन कर रहा हूं उस सेक्शन का क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक ही बार में करूं। ऐसा ना कि सेक्शन ए का मैंने पहले कर दिया 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी कर दिया, फिर सेक्शन ए को मैं ला रहा हूं। ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एग्जामिनर को चेकिंग करने वक्त में दिक्कत आती है, और वो दिक्कतों का जो सजा होता है वो आपके मार्क्स पे इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि उनका एक सीरियल बना होता है जिसमें वो नंबर देते हैं आपको, वो सीरियल बना होता है, उस नंबर के अकॉर्डिंग उनका नहीं हो पाता, तो उनको दिक्कतें आती है और वो फिर मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि एग्जामिनर चेक करने वाला जो है टीचर ही है, इंसान है, उससे भी दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी तो आपके मार्क्स में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। फिर आप बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, आपने सोल्यूशन किया है। और कोशिश कीजिए कि एक ही बार में करें और एक जगह में करें, यानी कि कोई भी सेक्शन उठाइए सबको एक जगह में करें, और 6 से 8 नंबर वाले क्वेश्चन में हमेशा रखिए आप पैराग्राफ में लिख कर आओ, आप उसी को पॉइंट में एक्सप्लेन करके लिख कर आओ। मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका आंसर जो होता है वो एकदम थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। तो इन चीजों को आप फॉलो कीजिए, और इन चीजों को फॉलो करते हुए एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डरिए मत किसी भी एग्जाम से, कोई भी एग्जाम से, कितना भी भारी क्यों पेपर क्यों ना हो, कोई भी पेपर मुश्किल क्यों ना हो, डरिए मत। उसको आप उसको आप क्या कीजिए कि आप उसको एकदम बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े ही ध्यान से पढ़कर समझिए कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। वो आपने पढ़ा होता है लेकिन वो माइंड से आपके स्किप कर रहा होता है, तो उसको पढ़िए और कीजिए। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको समझ लीजिए कि आपके पेपर में 30 से 35 क्वेश्चन आए। अब 30 से 35 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपको शायद माइंड में याद नहीं आ रहा है कि उस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होने वाला है। तो उससे रिलेटेड आपको जो भी कुछ भी बात आ रही हो, 2-4 पॉइंट ही क्यों ना आ रहा हो, उसको लिख दीजिए। क्वेश्चन को मत छोड़िए, क्वेश्चन छोड़ने के आपको कोई नंबर नहीं मिलते हैं। कम से कम उससे रिलेवेंट कुछ तो लिख कर आइए, उससे रिलेवेंट आपको जो पता उसको तो लिख कर आइए, क्या पता आपको एक आधा नंबर मिल जाए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सारे अटेम्प्ट करने हैं, और सारे अटेम्प्ट करने के साथ एक फ्लो देना है उस क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखने में, जिससे कि आपका पेपर अट्रैक्टिव लगे। दोबारा मैं कह रहा हूं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी जो आपके पेपर में आता है उसको आप एक बार में सेक्शन ए लिखकर उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सेक्शन बी लिखकर उसको एक बार में सॉल्व कीजिए। यानी कहने का मतलब हर सेक्शन में जितने क्वेश्चन हैं उसको उस टाइम पर सॉल्व कीजिए। ऐसा ना हो कि सेक्शन ए का 2 क्वेश्चन आपने यहाँ कर दिया, सेक्शन बी फिर कर रहे हो, फिर सेक्शन ए आ रहे हो। ऐसा नहीं करना है बच्चों या दोस्तों, कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, इन चीजों को समझना है। तो चलिए, इसी वीडियो के साथ मैं अपने वीडियो को मतलब खत्म करता हूं, और आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखने में, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, और सजेशन दें कि मेरा वीडियो जो बन रहा है वो एकदम ठीक ठाक बन रहा है, यानी कि आपको मतलब देखने लायक, सुनने लायक बन रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या जो भी चीजें समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, कुछ चीजें आपको हो सकता है डिस्टर्ब करें, जैसे साउंड थोड़ा सा, वो मेरी कुछ प्रॉब्लम, मतलब कह सकते हैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो चीज है वो आपके सामने है, तो थोड़ा वो साउंड आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास स्पेसिफिक कोई कमरा नहीं है बनाने के लिए वीडियो। तो मैं आपको लेकिन अपना ओवरव्यू में आपको देना चाहूंगा कि मैंने मतलब किन किन चीजों को फेस करते हुए यहाँ तक मतलब कि बता रहा हूँ, कि अपनी आप कह सकते हैं कि अपना ओवरव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपनी चीजों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप ये चीजें करेंगे तो आपका भी एग्जाम अच्छा जाएगा, बेटर जाएगा। सबसे पहले एग्जाम से डरिए मत, कभी भी हेजिटेट मत होइए, और
कोशिश कीजिए कि वो एग्जाम आपका जो है उसको आपको ऐसे नहीं देखना कि एग्जाम है देने जा रहे, नहीं, वो आपका एक टेस्ट है, वो टेस्ट में आपको पास होना है, सीधी सी बात है। जो आपने साल भर पढ़ाई करी है, जो आपने पूरा ईयर पढ़ाई किया, उसको आपको पास करना है वो एग्जाम देकर। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। पेपर मुश्किल नहीं होते हैं, मुश्किल हमारा नजरिया होता है, हम उसको मुश्किल समझ लेते हैं। पेपर मुश्किल नहीं होता है, एग्जाम कुछ मुश्किल नहीं होता, आपने जो पढ़ा होता है उसी में से होता है, बस आपको समझने की बस जरूरत है कि आप समझ कितना पा रहे हैं। तो चलिए मैं अपने वीडियो को लास्ट करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और कोई भी सजेशन के लिए आप कमेंट में मुझे लिखें कि हाँ और कैसे बढ़िया कर सकते हैं, वीडियो कंटेंट कैसा रहता है मेरा और आपको कैसा है। तो इसी चैनल पर आप जुड़े रहिए, इस चैनल पर आपको अनेकों और जानकारी मिलेगी। और मैंने आपको जैसा शुरू के वीडियो में बताया था कि मैं इस चैनल पर कोशिश करूंगा वो सभी चीजें आपको प्रोवाइड करा सकूं जो आपको शायद ना मिल पा रही हो, या जो चीजें आपको समझ में ना आ रही हो वो चीजें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।